नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका करंट अफ़ेयर एक खास सेशन में, जिसमें हम उसी दिन की होने वाली जितनी घटनाएँ हैं और जो समाचार हैं, उनके बारे में आपको बताने के लिए कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी परीक्षा में जो भी तैयारी हो रही है, वो और मजबूत हो सके और आप समझ सकें प्रेज़ेंट टाइम में कौन से करंट अफ़ेयर हैं, जो आपको पढ़ने चाहिए, जिससे क्या होगा आपके क्वेश्चन सही हो सकते हैं और आपको उनके ऊपर ध्यान देना होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफ़ेयर को और करंट अफ़ेयर को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं, तो क्या करिए आप चैनल को लाइक करिए, सस आप शेयर कीजिए, कमेंट करिए और अगर आप नए हैं तो इसको क्या करिएगा सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो उसके द्वारा ही मेरे द्वारा अपलोड किए जितने वीडियो हैं, उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच पाएँगे और आप सबसे पहले क्या कर पाएँगे मेरे वीडियो को देख पाएँगे। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे क्या हो वो भी इससे जुड़ सकें और वो भी इसमें क्या करें अपनी परीक्षा की तरफ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको रोज़ पर डे कवर करते रहें। तो देखते हैं आज के प्रश्न क्या-क्या हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में क्या किया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक विधेयक को पारित किया गया है जिसका नाम है शक्ति विधेयक। तो आपसे प्रश्न ये बनता है, जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो पारित किया गया है आपका, जो शक्ति विधेयक है, ये शक्ति विधेयक किससे संबंधित है? किस चीज़ से संबंधित है? आपको बता दें, जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो पारित शक्ति विधेयक है, तो इस शक्ति विधेयक का जो आपका संबंध है, ये संबंध आपका महिलाओं को लेकर है और महिलाओं के साथ-साथ इसका संबंध किसके साथ है? वहाँ की जो आप बच्चे हैं या छोटे युवा हैं, उनसे संबंधित है। तो इसमें क्या बात को दिखाया गया है, शक्ति विधेयक में क्या है, जो कानून है आपको, उनको सख्त करने की कोशिश की गई है। इसमें अगर हम बात करें, तो अगर बलात्कार से संबंधित अगर इसमें जो सबसे बड़ा जो प्रावधान किया गया, उसमें किया गया है अगर कोई भी व्यक्ति बलात्कार का दोषी पाया जाता है, तो उसको सीधा क्या दिया जाएगा? मृत्युदंड दिया जाएगा। अर्थात क्या होगा उसको सीधा उसको कोई ऐसा नहीं होगा कि आप बच सकें। अगर आप उसके जो दोषी करार हो जाते हैं, तो आपको सिर्फ़ मृत्युदंड बनेगा। इस टाइप के कानून बनाने का प्रमुख मकसद इनका ये है कि लोग क्या करें ऐसे जघन्य अपराध करने से बचें और और समाज के अंदर और क्या हो सके, आपके देश के अंदर महिलाओं का सम्मान, उनकी गरिमा की सुरक्षा हो सके। इसके साथ ही साथ इन्होंने क्या बोला है कि जब भी कोई केस दर्ज होता है बलात्कार से संबंधित, तो केस दर्ज होने की तारीख से लेकर उसके 30 दिनों भीतर तक इसका पूरा निपटान हो जाना चाहिए और चीज़ें क्या होनी चाहिए स्पष्ट रूप से सामने आ जानी चाहिए। साथ ही साथ इसमें क्या किया गया है, अगर किसी महिला का अगर बच्चों क्या किया जाता है सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या अन्य इसी टाइप के, तो अगर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा उनके क्या किया जा रहा है, कुछ कार्य किए जा रहे हैं, कुछ उनके फ़ोटो को उन्हें अपलोड किया जा रहा है, उनकी कोई कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें, वीडियो लॉन्च की जा रही हैं, तो सोशल मीडिया को भी सीधी हिदायत दी गई है, आप क्या करिएगा, उनके साथ कोऑपरेशन करिएगा, उनको भी जानकारी पुलिस को जानकारी इकट्ठा करने में मदद करिएगा। इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें कि इसमें जो पहले इन्होंने क्या किया गया है, ना केवल अब इसमें इनके जो डायरेक्ट मृत्युदंड या सज़ा की बात की गई है, सज़ा के साथ-साथ क्या किया गया है, इन्होंने आर्थिक जुर्माना है, उसको कहीं न कहीं बढ़ा दिया है, जिससे क्या हो सके, कि अगर कोई एसिड अटैक पीड़ित आए, तो उसमें क्या हो, उस आर्थिक जुर्माने का यूज़ आप कहाँ पे कर पाएँ, उसके एसिड अटैक के इलाज के लिए कर सकें, जिससे क्या हो कि इस टाइप के जो अपराध हैं, उनको भी जो खर्चे आते हैं, उनको ना केवल आपको दंड मिले, साथ ही साथ आप आर्थिक जुर्माना भी दें, जिससे क्या हो समाज को एक नया सबक जाए कि आप ऐसा कार्य इनसे दूर ही रहिए, नहीं तो क्या होगा कहीं न कहीं दिक्कतें आएँगी। तो ध्यान रखिएगा, जो शक्ति विधेयक है, वो किसके सरकार द्वारा जारी किया गया है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है। आज का अगला प्रश्न ये है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक अर्थात अगर हम इसकी बात करें, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो जारी किया जाता है, वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? अगर ये आपसे प्रश्न आता है, तो आपको इसका आंसर बताते हैं। इसको जारी करने वाली जो स्वतंत्र संस्था है, उसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये क्या है? एक मीडिया वॉचडॉग है, मीडिया में रखने वाली संस्था जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो ये बेसिकली करता क्या है कि देखता है कि पूरे देश विश्व में जो मीडिया चल रही है, उसको मीडिया जो अपना कार्य कर रही है, वो किस तरीके से कर रही है, उसको अपने कार्य करने में कितना फ्रीडम दिया गया है, कितनी स्वतंत्रता उसको मिली हुई है। इसके अलावा वहाँ पर अगर कोई दिक्कत आती है, तो उनके लिए जो कानून बनाए गए हैं, तो कानून क्या है, उनकी गुणवत्ता कैसी है और किस तरीके से उनकी रक्षा करते हैं मीडिया की। तो इस टाइम में चर्चा में क्यों है आपको बता दें। तो क्वेश्चन यहाँ पे हल हो जाता है कि जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। इसके अगर हम 2021 की रिपोर्ट के बारे में देखा जाए, तो 2021 में हुआ क्या है, जो कुल 180 देशों का इसमें सूचकांक जारी किया गया है, इसमें हमारी स्थिति काफ़ी दयनीय है और हमको किसमें रखा गया है, 142वें स्थान पे रखा गया है और इसकी केंद्र सरकार ने आलोचना भी की है कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, तो लोकतांत्रिक का इसमें क्या है, जो इंडिकेटर है, उसके जो मूल्य उसका जो वैल्यू काफ़ी कम रखी गई है। तो आपको बता दें, हमको 142 रैंक दी गई है और इस 142 रैंक के साथ हमको किसकी स्थिति में रखा गया है, खराब देशों की स्थिति में हमको क्या किया गया है, इस वर्ग में डाल दिया गया है कि हमारी स्थिति क्या है, काफ़ी खराब है। इसका मेन रीज़न उन्होंने ये बताया है कि जब से लॉकडाउन लगा है या फिर जब से कोविड का प्रकोप आया है, तब से क्या किया गया है, यहाँ के जो रिपोर्टर्स हैं, वो स्वतंत्र रूप से क्या कर रहे हैं, कवरेज नहीं कर पा रहे हैं। इसमें कहीं न कहीं सरकार का हस्तक्षेप दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये बात कही गई है कि ऐसे जो रिपोर्टर्स हैं, जो क्या करते हैं, सरकार के खिलाफ कोई बात करते हैं, सरकार के खिलाफ कोई
आपकी चीज़ें डालते हैं, मीडिया पे लाते हैं, तो क्या होता है कहीं न कहीं इनका क्या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा क्या किया जाता है, एकल रूप से इनको घेर कर इनको प्रताड़ित किया जाता है। और कई बार क्या होता है कि उनकी हत्याएँ कर दी जाती हैं, तो हत्याओं के मामले में भी हम क्या कर अगर देखें रिपोर्टर्स की, हत्याओं के मामले में पूरे विश्व में हम 5वें नंबर के देश बने हुए हैं, इनकी इस रिपोर्ट के अनुसार। इसलिए क्या हुआ है इसमें इसको आप चर्चा में है तो ध्यान रखिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। अगर आपको इसको बताएँ जो हम 142वें नंबर पे हैं, तो अगर पहले का आंकड़ा देखें, तो 2016 में हमने किस नंबर पे आए थे? 2016 में हम 133 रैंक पे थे। और अब 2021 की अगर हम बात करें 5 साल में हमने क्या पाया है, तो हमने अपनी रैंक और नीचे गिरा दी और किस पे आ गए 142 पे। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर आज का अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न ये है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? अर्थात इसमें अगर बात की जाए तो क्या है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, किस देश के अंदर है? तो आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग अर्थात यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़ इसके मुख्यालय आपका स्विट्ज़रलैंड के जो स्विट्ज़रलैंड है, उसके एक जगह पे है, कहाँ पे है? जेनेवा के अंदर इसको इसका मुख्यालय है, तो स्विट्ज़रलैंड के कहाँ पे स्थित है? जेनेवा पे। तो आपसे अगर क्वेश्चन आता है तो उसका मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में और जेनेवा कहाँ पे अंदर है? स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। तो आपको बता दें इस टाइम ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि एक कंपनी है वोडाफ़ोन, आपने सुना होगा इस टाइम वोडाफ़ोन आइडिया ने मर्ज कर लिया, वीआई बन गया है। तो लेकिन इसमें क्या हुआ है, केवल वोडाफ़ोन की बात की जा रही है, तो वोडाफ़ोन ने क्या इसमें कोशिश की है, वोडाफ़ोन ने क्या किया है, अपना जो पहला एसएमएस है, अर्थात आपको एसएमएस की फुल फॉर्म अगर पूछी जाए तो उसका मतलब होता है शॉर्ट मैसेज सर्विसेज़। तो जो पहला एसएमएस है उसका एनएफटी अर्थात एनएफटी की बात करें तो उसकी फुल फॉर्म होती है नॉन फंजाइबल टोकन, ठीक है? तो इसका क्या होती है? नॉन फंजाइबल टोकन। तो इसको इन्होंने क्या किया है, तो इनका जो पहला एसएमएस है, उनके एनएफटी जारी करने के रूप में क्या किया है, इनको इसने बेचने की घोषणा की है और इसे बेचने से बोली लगवाई जाएगी और बोली से जो राशि आएगी, इस राशि का उपयोग किसमें किया जाएगा? इस राशि का उपयोग किया जाएगा ऐसे लोगों के ऊपर जो कि शरणार्थी हैं, जिनके देश में क्या चल रहे हैं, संघर्ष चल रहे हैं या फिर संघर्ष नहीं चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, उनके वो उत्पीड़न का शिकार है, जिसको मैंने कल आपको बताया था, जैसे युइगर समुदाय है, चाइना का संघर्ष हो रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है या फिर क्या है, जो मज़दूर हैं वो किसी न किसी तरीके से क्या हुए हैं, अपने घरों से पलायन करने को मजबूर हैं। तो ऐसे लोगों को क्या किया जाएगा, इस राशि को ऐसे लोगों के ऊपर खर्च किया जाएगा और इनके आंकड़े ये बताते हैं, अगर विश्व में पूरे देखे जाएँ तो ऐसे लोगों की जनसंख्या इस टाइम पे 8.24 करोड़ है, तो लगभग 8.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस टाइम का शिकार हैं, उस राशि का उसमें उपयोग किया जाएगा। अगर आपको हम बता दें कि एसएमएस के बारे में अगर आपको इसको इतिहास देखना हो, तो पहला जो एसएमएस था तो आज से 3 दशक पहले था, 30 साल पहले की अगर बात देखी जाए, तो इसको 3 दिसंबर 1992 में पहला मैसेज भेजा गया था, तो ये पहला मैसेज किसको भेजा गया था? पहला मैसेज जो भेजा गया था, तो वोडाफ़ोन के एक कर्मचारी हैं, उनको ये भेजा गया था। तो वोडाफ़ोन के कर्मचारी का नाम क्या था? रिचर्ड जार्विस। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इनके जो कर्मचारी थे, अगर आपसे क्वेश्चन आता है रिचर्ड जॉर्विस को ये पहला मैसेज डाला गया था। तो रिचर्ड जॉर्विस जो पहला मैसेज डाला गया था, तो उसमें क्या लिखा गया था? उसमें केवल क्या थे? 15 वर्ड अर्थात 15 अल्फ़ाबेट का यूज़ किया गया था और उसमें केवल लिखा गया था, मैरी क्रिसमस। सिर्फ पहला जो मैसेज था पूरी दुनिया का, उसमें केवल क्या लिख के गया था? मैरी क्रिसमस। तो आपको बता दें इसका पहला एसएमएस में लिखा था मैरी क्रिसमस। अब इसको 30 साल हो गए हैं, तो इसमें एनएफटी के द्वारा इसको बोली लगाई जाएगी। तो आपको बता दें एनएफटी क्या होती हैं? एनएफटी क्या होती है? इनको डिजिटली रूप से कुछ चीज़ों चीज़ों क्या करते हैं हम स्टोर कर सकते हैं। इसमें ना केवल आपके मैसेज आते हैं, बल्कि आपके कई बार कॉल रिकॉर्ड्स या फिर आपके वीडियो या आपके अन्य टेक्स्ट्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है? स्टोर कर दिया जाता है डिजिटली रूप से, उसको बोला जाता है एनएफटी, नॉन फंजाइबल टोकन। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि सिल्वर लाइन परियोजना किस राज्य की है? तो आपको बता दें, सबसे पहले आप जानिएगा सिल्वर लाइन परियोजना है क्या? उसके बाद वो तो पता चल ही जाएगा किस राज्य की है। तो अगर सबसे पहले आपको हम आंसर बता दें किस राज्य की है, तो सिल्वर लाइन लाइन जो परियोजना है ये केरल राज्य की है। तो केरल राज्य में क्या सिल्वर लाइन किया जा रहा है, तो आप बता दें। अगर आप केरल को ऐसे आप इंडिया के मैप में देखेंगे, तो जिस हिसाब से अफ्रीका का चिली राष्ट्र है, उस हिसाब से उसका मैप बनता है। बिल्कुल एकदम पश्चिमी तट से लगा हुआ लंबा-लंबा सा, जिसमें कर्नाटक और तमिलनाडु से अपनी सीमा बनाता है। इसकी जो लंबाई में है, इसकी लंबाई में क्या किया गया है, एक रेल कनेक्टिविटी परियोजना चालू की गई है। अगर इसके हम नॉर्थ से अगर साउथ की तरफ जाएँगे, तो आपको बता दें इसमें नॉर्थ से साउथ में इसमें टोटल 11 स्टेशन होंगे, जिसमें 11 जिलों से गुजरेगा। तो इसका सबसे उत्तरी जो यहाँ पे स्टेशन होगा, उसका नाम होगा कासरगोड, ठीक है? तो उसका नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? कासरगोड। और दक्षिणी क्या है? इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तो कासरगोड से तिरुवनंतपुरम जोड़ने वाला ये रेलवे ट्रैक बनेगा। इस रेलवे ट्रैक की खासियत क्या होगी? इस रेलवे ट्रैक की खासियत क्या होगी? ये 11 स्टेशन होंगे इसमें टोटल, और 11 स्टेशन कितने? 11 ही डिस्ट्रिक्ट से गुजरेंगे। और उसके बाद इसमें किया क्या, इसमें क्या है, इसमें जो ट्रेन चलेगी वो सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलेगी, जिसकी गति होगी वो होगी 200 किलोमीटर पर आवर होगी।
इस गति के साथ होगा क्या कि जो अभी तक सामान्य रूप से 12 घंटे यात्रा करने में लगते थे, अब यहाँ पे कितना घंटा लगेगा, इसको कम करके 4 घंटे में आप क्या कर सकेंगे, इस यात्रा को क्या कर सकेंगे, पूरा कर सकेंगे। तो यात्रा का टाइम इतना घट जाएगा, आप सोच लीजिएगा। तो इसलिए इसको चर्चा में है। आपको बता दें इसको डेवलपमेंट किया जा रहा है के रेल के द्वारा। तो के रेल की अगर फुल फॉर्म देखें तो है केरला रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये केरल की के साथ-साथ आपके केंद्र सरकार है, उसकी संयुक्त परियोजना है और इसको ऐसे उम्मीद की जा रही है, वर्ष 2025 तक क्या कर लिया जाएगा, इसको पूरा कर लिया जाएगा। इस टाइम ये चर्चा में क्यों, इसमें दिक्कतें 2 टाइप की आ रही हैं क्योंकि कुछ जो एनवायरनमेंटलिस्ट हैं, जो पर्यावरणविदी हैं, उनका ये मानना है कि इससे क्या होगा, ये केरल जब बीच रात से गुजरेगी तो कहीं क्या करेगी, केरल को 2 भाग में डिवाइड कर देगी, जिससे कि जो अभी हाल में बाढ़ की जो संभावनाएँ आई थी आ रही थी, तो पानी जो अरब सागर में गिर रहा था, वो इस ट्रैक से रुकेगा कहीं न कहीं। तो 2 भागों में पानी डिवाइड हो जाएगा, जिससे क्या होगा यहाँ पर ना केवल बाढ़ के खतरे बढ़ जाएँगे, बल्कि कहीं न कहीं क्या होगा, पर्यावरण दृष्टि जो इको सेंसिटिव ज़ोन है इस इलाके का, उसपे कहीं न कहीं खतरा उत्पन्न होगा। इसके अलावा कुछ इकोनॉमिस्ट का ये भी कहना है क्योंकि इतनी बड़ी परियोजना जिससे क्या होगा, जो हम लोन लेंगे यानी कि इसपे क्या होगा, कहीं न कहीं राज्य के ऊपर क्या होगा, आर्थिक बोझ बढ़ेगा और जो हमें कहीं न कहीं और कर्ज के दबाव की तरफ आगे बढ़ा ले जाएगा। तो इसलिए इसको क्या किया जा रहा है, इसकी आलोचना भी की जा रही है। तो याद रखिएगा सिल्वर लाइन परियोजना किस राज्य की है, तो ये है केरल राज्य की। आज का देखते हैं आखिरी सवाल, आखिरी नहीं सेकंड लास्ट है, तो देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। तो ये सवाल है कि समाज सुधार अभियान किस राज्य द्वारा लागू किया गया है? तो समाज सुधार अभियान लागू किया गया है हमारे मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स जारी किया गया है, उसमें सबसे नीचे पायदान पाया है राज्य उसके द्वारा जारी किया गया है। तो इसका आंसर क्या है? बिहार। तो समाज सुधार अभियान जारी किसके द्वारा किया गया है? बिहार राज्य के द्वारा किया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार ने, तो नीतीश कुमार जी ने क्या किया, इसको लॉन्च किया है और इसमें बेसिकली फोकस क्या किया जाएगा, इसमें 3 चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। एक तो आपको पता होना चाहिए बिहार में क्या है, शराबबंदी है। तो इसमें ये बताने की कोशिश की जाएगी कि शराबबंदी के क्या फ़ायदे हैं, उससे समाज में क्या फ़ायदा होने वाला है, इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। दूसरी चीज़ जो इसमें बताई जाने वाली है, वो इसमें बताई जाएगी दहेज प्रथा के बारे में इसमें बताया जाएगा समाज के अंदर, कि दहेज लेना और देना कितना गलत है, उससे जागरूक किया जाएगा। तो दहेज प्रथा को इसमें रोकने की बात कही गई है और जो तीसरा काम इसमें क्या किया जाएगा, वो किया जाएगा बाल विवाह को रोकने की बात की गई है। जो कम उम्र में शादियाँ हो जा रही हैं, तो उसके रोकने की बात इसके अंदर की गई। तो बाल विवाह को क्या किया जाए, इसको भी समाप्त करने की बात इसमें की गई है। तो इसमें शराबबंदी की समाज में अच्छाइयों को बताने के लिए और दहेज प्रथा, बाल विवाह की बुराइयों को और समाज में इसकी रोक करने के लिए क्या किया गया है, कहीं न कहीं इसको जारी किया गया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो आपको बता दें कि बिहार को मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स में सबसे आखिरी स्थान में मिला था। इसी वजह से क्या हुआ है यहाँ पे, इस पे कोशिश की गई है कि ये कहीं न कहीं क्या हो, इनको खत्म किया जाए और समाज को आगे बढ़ाया जाए। तो आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है। आज का अगला प्रश्न ये है कि फिर आपको पता होना चाहिए कि दक्षिणी चीन सागर में एक देश स्थित है, जो प्रशांत के पश्चिम में स्थित है, उसका नाम क्या है? फिलीपींस। तो क्वेश्चन आपका ये है कि फिलीपींस में आए हालिया चक्रवात का नाम क्या है? कई बार ऐसा हो जाता है कि हालिया तो आपको नहीं पता होगा, तो चलो ये तो अभी अब आ गया है दिसंबर में, तो उसमें इसमें सबका क्वेश्चन बना दिया है। तो कई बार कैसा क्या होता है, आपको ऐसा आ जाता है कि दक्षिण चीन सागर में आए जो चक्रवाती तूफान, उसका नाम क्या है? आपने अभी क्वेश्चन में आई के भी आता है कि निम्न में से कौन सा चक्रवात अरब सागर में आया है? ज़्यादातर क्या होता है, बंगाल खाड़ी दे दिए जाते हैं, उनमें एक नाम चक्रवात का कौन सा होता है? अरब सागर। तो आपको पहले ही बता दें, जो दक्षिणी चीन सागर में चक्रवात आते हैं, मैंने आपके लिख दिया, तो वहाँ पर उसको बोला जाता है टाइफून, ठीक है? तो वहाँ पे जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, उनको टाइफून बोला जाता है। इसी तरीके से आपको बताते हैं, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात अगर यही अमेरिका के अंदर आए होते, यूएसए की साइड में आए होते, उसका बोलो वहाँ पे उनको बोला जाता है हरिकेन। इस चीज़ का नाम याद रखिएगा। तो आपको बताते हैं, जो फिलीपींस में अभी हालिया में चक्रवात आया है, उस चक्रवात का नाम है टाइफून रॉय। तो यहाँ पे आने वाले चक्रवात का आंसर आपको क्या मिल गया? टाइफून रॉय। तो इस इतना आसान आंसर नहीं है, टाइफून रॉय से ही काम नहीं चलने वाला है, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देखिए। तो फिलीपींस में इसको टाइफून रॉय को यहाँ पे टाइफून ऑडिट के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात टाइफून ऑडिट। तो ऑडिट की स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, ODE, ठीक है? तो इसको टाइफून ऑडिट के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें, ये फिलीपीन में आने से पहले ये पलाऊ आइलैंड से गुजरा और पलाऊ आइलैंड के गुजरने के बाद से तब ये कहाँ पे आया हुआ है? पलाऊ के बाद में ये आया हुआ है आपका यहाँ पर फिलीपींस के अंदर, ठीक है? तो इससे पहले इसका कहर कहाँ पे दिखाई पड़ा? पलाऊ के अंदर दिखाई पड़ा। पलाऊ भी एक आइलैंड है। उसके बाद ये कहाँ पे आया है? फिलीपींस के अंदर आया है। इसके अगर हम और ख़ासियत देखें, इस बार चर्चा में क्यों है, तो आपको बता दें, इससे पहले फिलीपींस में 2 चक्रवात आए हैं। एक आया है 1954 में और दूसरा आया है 2014 में। फिर देखिए तीसरा इतनी जल्दी कैसे आ गया 2021 के अंदर। तो इस टाइम जो आया हुआ है उसका नाम है टाइफून रॉय, इसको मैंने पहले बता दिया। और 1954 जो आया था उसका नाम था टाइफून पामेला, ठीक है? तो पामेला टाइफून आया था और जो 2014 में टाइफून आया था उसका नाम था
राम रामसून, ठीक है? तो उसका नाम था मानसून से बनाया हुआ रामसून था। तो इन तीनों को अब एक साथ मैंने क्यों बता दिया क्योंकि ये तीनों क्या थे, चक्रवात क्या थे, सुपर साइक्लोन थे। इसको साइक्लोन की जो श्रेणी होती है, जो हवा की गति के हिसाब से डाला जाता है, उनको क्लास में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये क्या है, श्रेणी 5 का चक्रवात है क्योंकि इसकी हवाएँ बहुत तेज़ हैं। इसने क्या किया है, काफ़ी यहाँ तहस-नहस किया फिलीपींस को। आपको बता दें, जो टाइफून रॉय है, इसकी स्पीड इस टाइम पे 195 किलोमीटर पर आवर चल रही है, ठीक है? तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इसका स्पीड से यहाँ पे घूम रहा है। तो आपको बता दें 195 किलोमीटर पर आवर तक इसकी स्पीड है। इसकी वजह से क्या हुआ है, फिलीपींस के अंदर क्या हुआ कि लगभग 200 लोगों को, जो अभी तक सूचना है, तो 200 लोगों की क्या हो गई है, वहाँ पे 200 लोगों की मौत हो चुकी है। इन मौत के अलावा लगभग 3 लाख लोग क्या हुए हैं, विस्थापित हो चुके हैं वहाँ से। एक जगह से दूसरी जगह पे वहाँ पे उनको निकाल लिया गया है सुरक्षित दूसरे स्थानों पर। साथ ही साथ इसमें एक व्यापक जो मवेशी हैं उनकी भी हानि हुई है और जो आपका जो माल की नुकसान हुआ है, जो वहाँ पे आधारभूत संरचनाओं की दिक्कत हुई है, वो तो हुई ही है। इसी के साथ आज के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे आज के, वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद को है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। इसी तरह के और भी सेशन से जुड़ने के लिए आप जॉइन करिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर के साथ, क्योंकि इसमें ना केवल आपको क्वेश्चन कवर किए जाते हैं, बल्कि उनके बैकग्राउंड को समझाने की कोशिश भी की जाती है। तो मिलेंगे नए सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।